हेलो बच्चों। आ, आज हम फिज़िक्स में क्लास 12 की फ़िज़िक्स को पढ़ेंगे। और क्लास 12 की फ़िज़िक्स में जो पहला चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। इससे रिलेटेड कुछ पार्ट आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला, इस चैप्टर में जो आपके पास दिया गया है वो किसके बारे में दिया गया है? ये आपको दिया गया है, चैप्टर नेम जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके थ्रू बनेगा? चार्जेस के थ्रू। तो सबसे पहले आपका चार्जेस आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपका चार्जेस आएगा, तो चार्जेस के थ्रू ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इसके अंडर में हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि सबसे जो फंडामेंटल पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो है चार्जेस। तो आज हम समझेंगे चार्जेस क्या होता है, ठीक है ना। चार्जेस को थोड़ा सा समझेंगे, डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर के अंदर में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है कि आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और आपने कभी फील भी किया होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक मतलब होता है कि अगर आपके पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट या बॉडी, आप ऑब्जेक्ट या बॉडी कुछ भी ले सकते हो। और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप क्या करो कि दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के साथ रब कर दो। ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट ए था और ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर आपस में रब करोगे, इन दोनों को अगर आप आपस में क्या कर दो, रब कर दो, ठीक है। तो रब करने पर आप क्या देखते हो कि रब करने से पहले ये चार्जेस जो होंगे, आप जस्ट सपोज कि ये जो चार्जेस थे कैसे थे, ये दोनों के दोनों चार्जेस कैसे थे? न्यूट्रल थे रब करने से पहले, ठीक है ना। तो ये चार्जेस न्यूट्रल थे। जब इनको रब किया तो रब करने पर आप क्या देखोगे कि इसमें से इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि हो सकता है कि जो फर्स्ट चार्ज है वो आपका कैसा हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए ए, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो हो सकता है नेगेटिवली चार्ज हो जाए बी, ठीक है ना। तो ऐसा चार्ज हो सकता है जब आप दो ऑब्जेक्ट को या बॉडीज़ को रब करोगे विद ईच अदर, तो आपको इस तरह का अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये जो दोनों चार्जेस है वो न्यूट्रली हो सकता है कि एक चार्ज आपका पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, ठीक है ना। या फिर पहला जो है आपका नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। या फिर एक पॉजिटिव हो दूसरा न्यूट्रल हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अभी क्या थे, ये दोनों न्यूट्रल थे। अब देखिए थोड़ा सा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली अगर आपके पास क्या है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, जस्ट सपोज कि ये न्यूट्रल बॉडी है। तो अब एक न्यूट्रल बॉडी में एग्जैक्टली होता क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, जस्ट सपोज कि थोड़ी देर के लिए मैं वो कर लेता हूँ कंसीडर कि जस्ट सपोज कि इस बॉडी में 2 प्लस के चार्ज है, तो इतना ही माइनस का भी चार्ज इसमें होगा अवेलेबल, ठीक है ना। एक न्यूट्रल बॉडी में जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, ये न्यूट्रल बॉडी के लिए, ठीक है ना, या ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल बॉडी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जितने प्लस के होंगे उतने ही माइनस के होंगे। दैट्स वाई ये क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और ये बॉडी कैसा हो रहा है, या ये ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। तो आप ये यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हो कि
न्यूट्रल बॉडी में आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, न्यूट्रल बॉडी में कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि ऐसा इसका दूसरा भी कुछ हो सकता है कि जस्ट सपोज कि आपके पास क्या है कि एक बॉडी ऐसा है, ये आपका न्यूट्रल था, और एक बॉडी पहले से ही क्या है, चार्ज्ड है। तो ए बॉडी जस्ट सपोज कि ये न्यूट्रल है, और ये वाली जो बॉडी है बी, ये कैसा है कि ये कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है। ओके, तो जब आप इन दोनों को रब करोगे तो रब करने पर, क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास क्या था, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इससे होगा क्या कि जैसे इसको रब करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो जो इसके नेगेटिव चार्जेस हैं इसकी तरफ चले जाएंगे, यानी कि नेगेटिव का मतलब होगा कि जो नेगेटिव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसफर। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, एक बॉडी से मतलब न्यूट्रल बॉडी से जो पॉजिटिव बॉडी है उस तरफ क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए, जब भी आपके पास क्या होता है, इस तरह की बॉडीज़ का रबिंग होता है तो उसके थ्रू क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। आपको देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से याद रखना है ऑलवेज, कि जो ट्रांसफ़र होता है, अगर बॉडी को रब करते हैं तो जो ट्रांसफ़र होता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बॉडी से कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र पर ही जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि जस्ट सपोज कि आपके पास ये बॉडी था और अगर आपके पास ये न्यूट्रल बॉडी था तो ये जितना प्लस होगा उतना माइनस माना जाता है। तो इसमें से अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र हो गए, तो अब ये जो बॉडी है ये कैसी बन जाएगी, अब ये बॉडी आपकी बन जाएगी कैसी, पॉजिटिव। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन जिधर न्यूट्रल बॉडी में जा रहा है, जैसे सपोज कि इधर कहीं पे ये न्यूट्रल बॉडी रही होगी, इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या रहा, ट्रांसफ़र हो गया, तो ये इसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको पता होना चाहिए कि कि ट्रांसफरिंग ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की होगी, और जिस भी बॉडी से या ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है उस बॉडी में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं ऑलवेज, इसको हम ऑलवेज कंसीडर करते हैं प्रोटॉन। क्या कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन। ओके, तो प्रोटॉन को हम ई प्लस से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है इनका चार्ज वैल्यू दोनों का सेम होता है। ठीक है ना, और ये चार्ज वैल्यू कितनी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, कि जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए प्लस या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, ठीक है ना, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम्ब होती है। ठीक है ना, तो -19 ऑफ कूलम्ब होती है, और ये भी प्लस माइनस में होगा। अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस में होगा, प्रोटॉन अगर आप ले रहे हो तो प्लस में चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो ये माइनस में चार्ज होगा, और इसकी यूनिट ऑलवेज कूलम्ब होती है। ठीक है ना, चार्ज की यूनिट ऑलवेज क्या होती है, कूलम्ब होती है। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट ऑलवेज क्या होती है, कूलम्ब होती है। ये कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम, उन्होंने अपने नाम पर इस चार्ज की यूनिट बनाई है। ठीक है ना, तो ये कूलम्ब इसकी यूनिट होती है। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी आप क्या करोगे कि इसके बारे में कभी भी पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे आते हैं, जैसे कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, तो इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कि जैसे कि अगर आपके पास क्या है कि कोई बॉडी है,
अब ये जो बॉडी या ऑब्जेक्ट है ये किससे बना होगा? सीधी सी बात है, ये पार्टिकल से बना हुआ है ना। और पार्टिकल्स किससे बने हुए हैं? ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। और मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल ऑलवेज एटम से बना होता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, एटम्स को समझेंगे, यानी कि जो एटम्स हैं वो फंडामेंटल पार्ट है फॉर एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो एटम्स क्या होता है? फंडामेंटल पार्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का आपका जो फंडामेंटल पार्ट है वो क्या होगा? एटम होगा। और अगर ये एटम होगा तो एटम को अगर मैं देखूं तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एटम जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट होता है या फंडामेंटल पार्ट होता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? फंडामेंटल पार्ट या फिर यूनिट, ठीक है ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देखो, जब आप एटम के बारे में पढ़ते हो तो एटम के बारे में पढ़ने पर आप क्या समझते हो कि एटम का अपना एक सेंटर पॉइंट होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है ना। इस सेंटर पॉइंट पर क्या होता है? इस सेंटर पॉइंट पर न्यूट्रॉन होते हैं प्लस प्रोटॉन होता है ना। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फाइनली न्यूक्लियस बनाते हैं। ये दोनों मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। और आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन में किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता है। तो ये कैसे होते हैं? ये आपके पास चार्जलेस होंगे। ठीक है ना। ये कैसे होंगे? इनमें किसी टाइप का भी चार्ज नहीं होता है। दैट्स वाई ये कैसे होते हैं? ये चार्ज लेस होते हैं। और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनमें कैसा चार्ज पाया जाता है? उनमें पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, फिजिक्स में भी कुछ कहीं तो पढ़ ही रखा है कि जो एटम होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। और इसके अलावा जब आप न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जाते हो तो इस तरह के सर्कुलर सर्कुलर रिंग बनी होती है। इस तरह के सर्कुलर रिंग बनी होती है। और इन रिंग्स पर आपके पास क्या होते हैं कि कुछ एलिमेंटल पार्टिकल जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ये एलिमेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऑलवेज क्या करता है? किसी भी एटम में ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑलवेज किसी भी एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। और ये जितने भी सर्कुलर रिंग बना रखे हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको आप ऑर्बिट बोलते हो या फिर बोलते हो शेल, है ना। तो अब इन शेल को आप 1 2 3 4 नेम दे सकते हो या फिर आप KLMN भी दे सकते हो, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। जैसे कि जो पहला ये न्यूक्लियस के पास जो सबसे पहला है इस ऑर्बिट या फिर शेल को आप K बोल सकते हो, या फिर इस K के अलावा इसको 1 भी बोला जा सकता है। और ये जो दूसरा होता है इसको L बोलते हैं या फिर इसको 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो थर्ड वन होता है ये आपके पास M होता है ना। इसी तरह से और भी होते हैं M, या फिर इसको थर्ड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जितने ऑर्बिट होते हैं और जितने भी ऑर्बिट होंगे उनमें डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब ये कितने होते हैं इसके लिए अगर आप एक फॉर्मूला ध्यान से देखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपके पास जो होता है 2n²। ठीक है ना। क्या होता है? 2n²। ओके। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में? ऑर्बिट में। तो जैसे कि अगर मैं पहला ऑर्बिट ले रहा हूं तो अगर मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिट फर्स्ट की,
सेकेंड की और थर्ड की एंड सो ऑन, कहाँ तक, एन तक आप ले लो, जितना भी आपको ऑर्बिट लेना है अकॉर्डिंग टू मटेरियल या फिर एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे अगर आप एन की जगह आप 1 लोगे, यहाँ पर एन की जगह 1 लोगे तो आपके पास क्या होगा, इसको कैपिटल एन कर लो। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आपके पास हो जाएंगे 2, और एन की जगह जब आप 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ जाएगा ओवरऑल 2। और अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि एन की, इस एन की प्लेस पर सेकंड ऑर्बिट ले रहे हो, मतलब ये सर्कुलर रिंग सेकंड वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2 2 से 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा 8, है ना। तो इसी तरह से और भी इलेक्ट्रॉन आप निकालते जा सकते हो। अगर आपके पास थर्ड ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिट में ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 339, और ये हो जाएगा 18 एंड सो ऑन, ऐसे ही आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हाँ, ये जरूर इसका ये इम्पोर्टेंस जरूर है कि जितने ज़्यादा किसी भी एटम में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी रखेगा। तो इस चीज़ पर आपको कंसिडर करना है कि इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र की जो चार्ज ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ देखना है। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि किसी भी एटम में ये डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं, तो जब ये डिफरेंट टाइप के चार्जेस होंगे तो जब भी रबिंग होगी तो उस ड्यूरिंग द रबिंग ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट वाइज रिवॉल्व कर रहे हैं उस ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या एलिप्टिकल मोशन कर रहे हैं, ये मोशन करते करते ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट से या एक बॉडी से निकल कर रिलीज होकर वो कहाँ पे चले जाते हैं, आफ्टर रबिंग वो दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है ना, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इनके कारण ही हमारे पास क्या होता है, चार्जेस का प्रोडक्शन होता है। और ये जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह से आ जाते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी है कि ये जो चार्जेस होंगे आपके पास, मुझे पहले ही बताना चाहिए था कि जो चार्जेस होंगे वो दो तरह से होंगे। एक होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपके पास निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो ये दो तरह के चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा ऑलवेज कैसा होता है, इसको हम प्लस से ही दिखाएंगे, और इसको हम पॉजिटिव चार्ज को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इन चार्जेस का ही आफ्टर मतलब ड्यूरिंग द रबिंग ये चार्जेस ही क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आपका ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पर जो ये चार्जेस हैं इनका अपना मास भी होता है। ठीक है ना, इनका अपना मास भी होता है, और वो मास कितना होता है अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर मैं ले लूँ तो मासेस जो होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 ऑफ kg। ठीक है ना, और इसी तरह से जो प्रोटॉन होता है और जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को आप क्या कर सकते हो, n से दिखा सकते हो और ऊपर 1 और नीचे 0 ले सकते हो। तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 और इंटू 10⁻⁻27 ऑफ kg। ये मास होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोनों में किसका मास ज़्यादा है और किसका कम है, तो आप देखो दोनों में कि इसमें 10⁻31 है और इसमें 10 दोनों में इनमें क्या है 10⁻27 है। तो -31 का मतलब क्या हुआ कि ये माइनस में अगर पावर है और वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका मास उतना ही छोटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्मॉल होगा मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्मॉल होगा देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो इससे रिलेटेड
आपके पास एक क्वेश्चन भी बनता है कि जैसे कि हम दो बॉडी को रब करते हैं तो उसके ड्यूरिंग में जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, तो क्योंकि मैंने जैसा बताया कि चार्ज प्रोड्यूस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के ड्यूरिंग क्या मास भी रिड्यूस होता है। तो ये एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास एक बॉडी है जस्ट सपोज, और इसका इनिशियल मास मान लो m था, और दूसरा बॉडी जिसके साथ इसको रब किया गया है, इसका इनिशियल मास मान लो कि कितना था m डैश, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्या किया, रब किया गया। तो आफ्टर रबिंग, क्योंकि मैं जस्ट सपोज करता हूँ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, मतलब कि इस ए बॉडी में से बी बॉडी में आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए, जस्ट सपोज कि उसने बोल दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग जो थी वो कितनी थी, वो थी 10⁻3, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग है कि इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कितने 10⁻3, यानी कि 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अगर ये बोलता है कि अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि ये बॉडी नेगेटिव हो जाएगी और ये बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग वो एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो क्या बॉडी दोनों बॉडी के मास में भी कोई इफेक्ट आएगा, मास चेंज होगा क्या। हाँ, तो इससे इसके बारे में मुझे ये कहना है कि ऑब्वियसली ये जो मास होगा ये चेंज होगा। कैसे मास चेंज होगा, मैंने अभी जस्ट बताया ना ऊपर कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं इनका अपना एक पर्टिकुलर मास होता है। हालांकि ये मास क्या होता है, ये मास जो होता है बहुत कम होता है, बट हाँ कुछ तो होता ही है। अब अगर ये कुछ है तो ऑब्वियस है कि जो मास है वो ट्रांसफ़र होगा। अब मान लो कि जो मास ट्रांसफ़र हुआ है तो मास जो ट्रांसफ़र हुआ है उसको मैंने एम नॉट ले लिया है। इस बॉडी से इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उसका मास क्या है, एम नॉट ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। नहीं सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो रहे थे, 10⁻3। अब आप देखो ध्यान से, 10⁻3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे, और आपको पता है कि 10⁻3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 ऑफ kg, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ऐसे ही हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 10⁻3। तो दैट्स वाई हमारे पास जो होगा कि जो एम नॉट, यानी कि जो ये मास ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.1, और 10⁻31 में से 3 चला जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 28 ऑफ kg, ठीक है ना। तो ये जो एम नॉट है ये मास ट्रांसफर हुआ है, इतना मास ये ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, ठीक है ना। तो इसलिए अब जो होगा कि ए बॉडी का मास, कि मास ऑफ ए बॉडी ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन 1000 चले गए हैं तो इसका इनिशियल मास था स्मॉल एम, तो इसमें से कितना चला गया है, एम नॉट चला गया है। तो इसका अभी का करंट मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम माइनस एम नॉट, और जो बॉडी बी था उसका मास अब क्या हो जाएगा, उसका इनिशियल मास था एम डैश, अब क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए मास के साथ, एम नॉट, तो इसलिए उसका मास हो जाएगा कितना, एम डैश प्लस एम नॉट। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी बी होगी उसका मास आफ्टर रबिंग बढ़ जाएगा। तो इसलिए देयरफॉर यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो मास ऑफ बी है, टोटल मास ऑफ बी है, वो बढ़ जाएगा किससे, टोटल मास ऑफ ए से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र होता है तो वो मास को भी कैरी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो मैं बात बता रहा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से ही आपके पास क्या होता है कि मास जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से ही चार्जेस आपके बनते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि मैं फंडामेंटल पार्ट की बात बता रहा था तो थोड़ा सा मैं और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अलावा अगर आप जाओगे तो एटम में आपके पास क्या होता है, एटम का और भी एटम तो है ही है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया कि एटम कैसा होता है, फंडामेंटल पार्ट होता है,
अब जो ये एटम्स होते हैं इनके इनसे भी छोटा जो पार्ट होता है, ठीक है ना, इनसे भी जो छोटा पार्ट होता है उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्वार्क। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वार्क, QUARK, क्वार्क। अब एग्जैक्टली ये क्वार्क क्या है, ये जो क्वार्क हैं ये क्या करते हैं कि क्वार्क आपके क्या बनाते हैं, क्वार्क बनाता है आपका, जब भी आपके क्वार्क मिलते हैं तो ये आपके बनाते हैं हेड्रॉन्स। ठीक है ना, हेड्रॉन्स मतलब एटम के अंदर भी ये सब हैं। क्वार्क, क्वार्क से आपका क्या बनता है, हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स के थ्रू ही आपका क्या बनता है, तब जाके आपके पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ये बनते हैं। ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स बनते हैं। अब ये क्वार्क जो होते हैं ये आपके 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, ये 6 टाइप के होते हैं। तो ये जो टाइप्स होते हैं 6 टाइप होते हैं। अब ये जो 6 टाइप्स हैं, बस मैं जस्ट थोड़ा सा नेम लिख दे रहा हूँ। 6 टाइप में आपके पास क्या होता है, अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है। ठीक है ना, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग क्वार्क, और चार्म क्वार्क, चार्म क्वार्क, और चार्म क्वार्क के अलावा टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, ये होते हैं। ठीक है, टोटल क्वार्क जो होते हैं जिनसे ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बनता है वो आपके ये 6 तरह के होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा नॉलेज रखनी है इनकी। ठीक है, तो इन क्वार्क के थ्रू ही आपका क्या होता है कि हेड्रॉन्स बनता है, और हेड्रॉन्स के थ्रू ही आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉर्म होता है। अब देखो होता है क्या है कि क्वार्क में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्वार्क के अंदर में अप और डाउन क्वार्क की, तो इसके थ्रू आपके पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है अगर आप ध्यान से देखो, जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन में आपके पास इस तरह से देखिए, न्यूट्रॉन में आपके पास 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। ठीक है ना, सिमिलरली अगर आप प्रोटॉन को देख रहे हो तो प्रोटॉन में क्या होता है, इस तरह से 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। ठीक है ना, तो यानी कि क्वार्क मिलकर ही आपके क्या होते हैं, चार्जेस जो हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिनके बारे में आप जिनको आप जानते हो, ये फंडामेंटल हैं फॉर दी एटम, ये उसको बनाते हैं। ठीक है, और इनके बिटवीन जो फोर्सेस होते हैं, जिनको बनाते वक्त जो फोर्सेस लगते हैं उनको बेसिकली इंटर एटॉमिक या इंटर क्वार्क पार्टिकल फोर्स बोलते हैं, इंटर क्वार्क फोर्स बोलते हैं, या उसको बोला जाता है वो जो फोर्स होता है जिससे ये लोग बाइंड होते हैं, इसको उस फोर्स का नेम होता है ग्लूऑन। ग्लूऑन, ठीक है ना, तो उस फोर्स को बोलते हैं ग्लूऑन्स। ठीक है ना, जिस फोर्स से ये लोग बाइंड्स होते हैं उसको ग्लूऑन बोलते हैं। और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे ये न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन बने हैं, इनको यहाँ पर बैरियॉन्स बोलते हैं, बैरियॉन्स और मीजॉन्स। ठीक है ना, ये सब बोला जाता है। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा नेम बता रहा हूँ आपको, ऐसा मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। तो देखिए, जो फंडामेंटल पार्ट है उसके अंदर भी फंडामेंटल पार्ट है जो कि क्वार्क है। क्वार्क ही आपका क्या होता है, ये सब डिसाइड करता है कि कौन प्रोटॉन कौन न्यूट्रॉन बन रहा है, और उसके थ्रू न्यूक्लियस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी सी याद रखनी थी, जो कि मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा आपके पास क्या होता है कि मैं अभी बात कर रहा था चार्जेस की, तो इनिशियल जितने भी ऐसे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि इस चार्ज के बारे में स्टडी किया था, उनमें क्या था कि उन्होंने क्या किया था इनिशियली, जैसे कि कुछ ऐसे मैटर की मैं बात कर रहा था, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, तो उन्होंने जैसे कि स्टार्टिंग में एक ग्लास रॉड लिया था, ग्लास रॉड,
और एक एक इस तरह से ग्लास रॉड के अलावा एक इस तरह का सिल्क क्लॉथ लिया था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को रब किया, तो इन्होंने क्या देखा कि जो ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है ना, सिल्क क्लॉथ की तरफ मूव कर रहे थे, तो इसलिए सिल्क कैसा हो गया, वो नेगेटिव हो गया, है ना। और ये कैसा हो गया, ग्लास रॉड, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने क्या देखा कि एक और चार्ज ग्लास रॉड को इसके पास जब कि लेकर आए, है ना, तो ये भी कैसा था, ये भी चार्ज था और ये भी ग्लास रॉड था। तो इन्होंने देखा कि जब ये चार्ज वाले को इसके पास लेकर आए तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे को अपने से दूर कर रहे थे। तो वहां से ये चीज़ समझ में आई कि जब इस ग्लास रॉड के पास वो लेकर आए तो ये पुश कर रहे थे, और इसी सेम ग्लास रॉड को जब इसके पास लेकर आए सिल्क के पास, तो इन्होंने क्या देखा कि ये सिल्क क्लॉथ इसको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है ना, इस ग्लास रॉड को अट्रैक्ट कर रहा था। ये भी वही सेम ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो इन्होंने यहाँ से देखा कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कि जो लाइक चार्जेस हैं, जो एक जैसे चार्जेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, पास में लाए जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे को दूर भगा रहे थे। और जब ये अपोजिट चार्ज ला रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो कॉन्सेप्ट था वहीं से आया, यानी कि उन्होंने क्या देखा कि जो लाइक चार्जेस हैं ये एक दूसरे को ऑलवेज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी कि अपोजिट चार्जेस, अपोजिट साइन के चार्जेस, जिसमें से एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है, तो ये एक दूसरे को ऑलवेज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया, अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया कि दो चार्जेस के बीच में अगर लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे जिससे वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रिपल्शन। और जो अनलाइक चार्जेस होंगे यानी कि अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको उन्होंने बताया क्या, अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया फोर्स का वो वहीं से आया, ठीक है। इसी तरह से कुछ और बॉडीज़ होती हैं इनके अलावा, ग्लास रॉड के अलावा भी, जैसे कि अगर आप देखो कि प्लास्टिक स्ट्रॉ जो होता है, ठीक है ना, इसको कैट के जो बाल होते हैं, कैट फर से रब किया गया, तो देखा गया कि जो कैट फर था वो पॉजिटिव हो गया और ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ओके। इसी तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, इसमें एक इबोनाइट रॉड भी आता है, इबोनाइट रॉड, ये कैसा होता है, इबोनाइट रॉड कैसा होता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से आपने हेयर का कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ा होगा कि बलून हेयर को बलून के साथ रब करने पर हेयर को बलून के साथ रब करने पर क्या देखने को मिलता है कि हेयर कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और बलून कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट है जिनको जब आपस में रब किए गए तो वहाँ से निकला कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव हो जाता है, तो वहाँ से देखा गया कि रिपल्शन और अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये तो था आपके चार्ज के रिगार्डिंग कि किस तरह से चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और कब वे न्यूट्रल हो जाते हैं। और इसी के रिगार्डिंग आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको आगे चलकर बोला गया क्या, इसको बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। अब इस क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को ये पता ही होगा कि चार्जेस जो होते हैं ये ऑलवेज कंजर्व होते हैं, है ना। चार्जेस कैसे होते हैं, ऑलवेज कंजर्व होते हैं। कंजर्व का मतलब ना तो इनको क्रिएट कर सकते हो, ना इनको बना सकते हो, और ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही इनको बस क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें कुछ नया आप अपनी तरफ से नहीं बना सकते हो,
ह्यूमन मेड नहीं हो सकता है, यानी कि ये कंजर्व होगा। जिस तरह से आपने एनर्जी पढ़ा होगा कंजर्व होता है, मोमेंटम भी पढ़ा होगा कंजर्व होता है, इसी तरह से चार्जेस और मास तो आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा ही होगा। इसी तरह से चार्जेस भी कैसे होते हैं, ये कंजर्व होते हैं। तो इसी का कॉन्सेप्ट लेते हुए क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला दिया गया। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एग्जैक्टली होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास Q इक्वल्स एन ई, ये फॉर्मूला होता है इसका। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स एन ई। यहाँ पर Q जो होता है ये टोटल चार्ज होता है। Q क्या होता है, ये होता है टोटल चार्ज, किसी भी बॉडी पर कितना टोटल चार्ज है ये Q दिखाता है। और N क्या दिखाता है कि उस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और जो E है ये क्या दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू दिखाता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम होता है। ठीक है ना। तो ये क्वांटाइजेशन बताता है कि जो चार्जेस हैं ऑलवेज कंजर्व होते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो n है ये n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर को बिलोंग करता है, n जो होता है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। बेसिकली ये कभी डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये डेसिमल में आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका चार्ज वैल्यू है वो ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर होना चाहिए ऑलवेज, इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आनी चाहिए आफ्टर सॉल्विंग। तो जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके लिए लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि आपसे बोलेगा कि एक बॉडी है, ठीक है ना, इफ़ अ बॉडी हैज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ ट्रांसफर बाय अनदर बॉडी इज कितना, एन की वैल्यू उस बॉडी पर कितनी है। जस्ट सपोज कि उसके पास एन की वैल्यू मान लो कि 10 की पावर कितनी थी, 10। इतने इलेक्ट्रॉन क्या है ट्रांसफ़र हुए हैं, किससे, एक बॉडी से, इस बॉडी ए से किस में, इस बॉडी बी में। ठीक है ना, तो ट्रांसफरिंग ए से बी में हो रही है। और इसमें हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पहुंच गए हैं, 10 की पावर 10। ठीक है, तो अब वो ये पूछेगा कि इस पर कितना चार्ज होगा, क्वांटाइज चार्ज जो होगा, टोटल जो चार्ज होगा वो इस बॉडी पर कितना होगा, यानी कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसके लिए आपके पास Q जो होगा एक्स्ट्रा, मतलब 10, इसके पास खुद का अपना जो चार्ज वैल्यू है वो पहले से ही होगा, और जो ट्रांसफ़र वैल्यू है वो कितना होगा, Q इक्वल्स एन ई। तो Q कितना हो गया, एन ई। अब आपको पता है कि n कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, 10 की पावर 10। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो 10 की पावर 10 आपका ट्रांसफ़र हुआ है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने बताया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ऑफ कूलम। तो यानी कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप देखोगे 1.6 और 10 की पावर, देखो -19 था और ये +10 है। तो जब होता क्या है कि जब बेस सेम होती हैं, जब इंटू में, सारे इंटू में, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। तो ये 10 प्लस का था और ये ऐड है, तो ये माइनस रहेगा, क्योंकि ऐड करने पर प्लस माइनस माइनस ही रहता है। तो इसलिए Q की वैल्यू देखिए आप यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1.6, और 19 में से 10 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कितना, 9 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके क्या हुए हैं, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है ना, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इस तरह से चार्जेस के बारे में हम और भी पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का चार्ज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल्स हैं वो बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू।